इस वक्त की बड़ी खबर, लैंडिंग के बाद चांद की पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। भारत ने इतिहास रच दिया है और विक्रम लैंडर ने ये पहली तस्वीर भेजी है। लैंडिंग के बाद चांद की ये सबसे पहली तस्वीर है। चंद्रयान ने कहा है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। चांद पर सतह कैसी नजर आती है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर विक्रम लैंडर ने भेजी है चांद पर उतरने के बाद। हर देशवासी के लिए ये गौरव का पल है। हर कोई आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है। उनके कई सालों की जो मेहनत है वो आज रंग ला रही है। पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हिंदुस्तान पहुंचा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। चांद पर सतह कैसी नजर आती है। अभी तो चांद के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन ये पहली तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। चांद पर तिरंगा लहरा चुका है और भारत का परचम आप देख रहे हैं। चांद पर फतह किया है भारत ने। पूरा देश आज खुशी से झूम रहा है, जश्न मना रहा है। और हमारे वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए आज ये भावुक कर देने वाले पल हैं, क्योंकि चांद हमसे दूर है ये अभी तक कहा जाता था, लेकिन अब चांद के करीब हम पहुंच गए हैं और चांद पर भारत पहुंचा है। चांद पर भारत ने वहां कदम रखा जहां दुनिया अभी तक कदम नहीं रख पाई। दक्षिणी ध्रुव जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, ये भारत की जीत है। लैंडिंग के बाद चांद की पहली तस्वीर देख रहे हैं। अब कोई नहीं कहेगा चंदा मामा दूर के, क्योंकि बहुत नजदीक हम पहुंच गए हैं। अब इंतजार उन पलों का किया जा रहा है जब विक्रम लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा और उसके बाद वो दोनों तस्वीरें सामने आएंगी, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान की। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत ने सफल हस्ताक्षर किए हैं। चांद पर भारत ने जीत का परचम लहराया है और इसी के साथ इतिहास रचा है जिसे सदियां याद करेंगी। चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद यह पहली तस्वीर आपके सामने है। हर एक लम्हा आज बेहद खास है। एक नया इतिहास रचा जा रहा है और ये इबारत लिखी है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने। ये पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। उनकी मेहनत, उनका जज्बा आज रंग लाया है। पूरा देश जिस उम्मीद में था, दुआओं का दौर चल रहा था, वो सभी दुआएं आज कबूल हुई हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि हार से जब सबक लिया जाता है तब हौसले और बुलंद हो जाते हैं और आखिरकार वो जीत हमें हासिल होती है जिसका सदियों से इंतजार था। तो चांद की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूर से आपने चांद को हमेशा से देखा है, लेकिन आज बेहद करीब से इस तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे हैं। अभी चांद पर बहुत से ऐसे रहस्य बेपर्दा होंगे जब तस्वीर एक के बाद एक सामने आएगी प्रज्ञान रोवर के जरिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजों को जानने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। चांद पर जीवन कैसे संभव है, वहां पर क्या चीजें हैं जो जीवन को बढ़ा सकती हैं, पृथ्वी और चंद्रमा में कितनी भिन्नता है, ये तमाम चीजें, वहां का वातावरण कैसा है, वहां की मिट्टी कैसी है, सूर्यास्त होने के बाद वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, ये सब चीजें अब हम जान पाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि विज्ञान जीत गया है और चांद पर हिंदुस्तान पहुंचा है, हमने फतेह हासिल की है। आज बहुत बड़ा दिन है पूरे हिंदुस्तान के लिए और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, हालांकि वो साउथ अफ्रीका में है, ब्रिक्स सम्मेलन में उनको हिस्सा लेना है, लेकिन पूरे देश को संबोधित करते हुए नजर आए और इसरो के वैज्ञानिकों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। उनके जज्बे को उन्होंने सलाम किया है। पूरा देश आज भावुक है, खुशी के आंसू छलक रहे हैं। तो विक्रम लैंडर ने जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग की है, उसके बाद चांद की ये सबसे पहली तस्वीर इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। चांद कैसा नजर आता है, उसकी सतह कैसी दिखाई देती है,
ये तस्वीर बता रही है। अभी बहुत सी ऐसी चीजें सामने आएंगी जो हैरान कर सकती हैं। जो हम जानना चाहते थे, चांद पर फतेह हासिल की है भारत ने, और ये विजय पूरे देशवासियों की है, जिसका श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है। अशोक ध्यानचंद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, आज का दिन वो गौरव का दिन है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत है हमारे वैज्ञानिकों की। और ये पहली तस्वीर चांद से सामने आई है कि चांद कैसा नजर आता है, ये उत्सुकता पूरे देश में है। और भी तस्वीरें अभी सामने आएंगी, लेकिन पहली तस्वीर देखकर कैसा अनुभव कर रहे हैं? ऐसा दृश्य है जो जीवन में दोबारा हमको देखने को नहीं। इस संस्था के अंतर्गत हमारे ज्ञान को नहीं है। सर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी मनोहर केसरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, इंतजार खत्म हुआ और अब वो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं जिसके लिए पूरे देश में उत्सुकता है। पहली तस्वीर चांद से सामने आई है कि चांद कैसा नजर आता है, वो सतह इन तस्वीरों में साफ देखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल इंतजार खत्म हुआ और अब इंतजार था। जब 6:04 में सॉफ्ट लैंडिंग हुई और ठीक अब आप देखेंगे तो 8:04 तक हो रहा है। 2 घंटे जो लैंडर ने तस्वीर भेजी है, तो आप देखिए किस तरह से उसकी सतह की तस्वीर भेजी है, किस तरह से वहां पर मनोहर, शायद कोई तकनीकी खामी है, आपकी आवाज भी ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत सी ऐसी जानकारी अभी हासिल करनी है जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। उत्सुकता सबके मन में है। तो आज की शाम चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग की और इतिहास रच दिया है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। शाम 5:44 पर लैंडिंग का प्रोसेस शुरू हुआ और उसके बाद इस सफर को पूरा किया। जयजीत भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं। जयजीत भट्टाचार्य जी, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है और सदियों तक इन लम्हों को याद किया जाएगा, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत है। चांद पर हमने फतेह हासिल की है, कैसा अनुभव आप कर रहे हैं? और आगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस अभी बाकी है, जब रोवर सामने आएगा और वो तस्वीरें भेजेगा विक्रम लैंडर की, और प्रज्ञान रोवर की तस्वीरें विक्रम लैंडर भेजने वाला है, उन लम्हों का तो इंतजार है, लेकिन अभी कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं? सर, अनम्यूट कीजिए खुद को। मेरी आवाज आपके पास आ रही है? जी बोलिए सर। सो ये जो हमारा जो अचीवमेंट है, जो इंडिया का अचीवमेंट है, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है। बिल्कुल। जो जैसे चंद्रयान 1 से हमें पता चला कि चांद पे पानी है, उसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है। सिमिलरली जो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग हुआ है, जो विक्रम का लैंडिंग हुआ है चंद्रयान 3 के जरिए, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है जी। इसमें हमें ये इसके बाद हमें ये पता चलेगा कि साउथ पोल में पानी कितना है। अगर ये पता चले कि कितना पानी है, उससे हमें जो फ्यूचर के जो रॉकेट्स हैं, उसका फ्यूल हमें मून से मिल जाएगा, जिसके अनुकूल हम चांद से बाकी जितने प्लैनेट्स हैं वहाँ हम जा सकते हैं। सो चांद पे हमारा बेस बन सकता है अगर हमें सक्सेसफुली साउथ पोल ऑफ चांद पे हमें पता चलेगी कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है जो पानी से मिल सकता है। उसके अतिरिक्त वहाँ पे मीथेन, अमोनिया, ये सारे जो तत्व है वो अवेलेबल है। उसके अलावा वहाँ पे हीलियम 3 है। अगर हमें 25 टन हीलियम 3 मिल जाए तो पूरा जो देश का जितना पावर रिक्वायरमेंट है वो हम पूरे साल का एक ही बार में हम उसको चला सकते हैं।
और बिल्कुल। ये अनुकूल है कि चांद पे 1.1 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम 3 है, जिसके लिए कोई भी कि ये पूरे पृथ्वी के लिए बहुत ही एक आकर्षक चीज़ है, क्योंकि जो हीलियम 3 जो फ्यूल है उसमें कोई गंदगी आती नहीं है, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स होता नहीं है। जैसे अगर हम कोल जलाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिससे हीटिंग होती है अर्थ की। हीलियम 3 में ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो जो साइंटिफिक एडवांटेजेस हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए जो एडवांटेजेस हैं, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अब तक कोई भी साउथ पोल में कोई भी यान लैंड नहीं किया था। ये पहली बार ह्यूमैनिटी के लिए ये पहला लैंडिंग है। और साउथ पोल में बहुत कुछ अवेलेबल है जो बाकी चांद में अवेलेबल नहीं है। इसमें अगर आप देखें कि जो जहाँ पे हमने लैंड किया, जहाँ पे चंद्रयान लैंड हुआ है, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट बेसिन है। इसका नाम है द एटकिन बेसिन। और अगर वो इम्पैक्ट बेसिन हम अच्छी तरह उसका स्टडी कर सकते हैं तो उसमें हमें पता चलेगा कि चांद बना कैसे। और अगर हमें पता चले कि चांद कैसे बना, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेगा कि अंतरिक्ष कैसे कैसे बना, कैसे चला, चांद में और क्या क्या मिल सकता है। और एज आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी स्टेप फॉरवर्ड है। जी। इसका और ये पहली बार हुआ है कि इंडिया पहली बार कुछ किया हुआ है। इससे पहले हर बार इंडिया होता था कि नंबर 3 देश कुछ करने के लिए, नंबर 4 देश कुछ करने के लिए। यह है कि इंडिया इस बार पहला देश है जो मून के साउथ पोल पे लैंड किया है। इसमें पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भरता का जो जोश है। बिल्कुल सर, इसीलिए भारत को भाग्य विधाता कहा जाता है और विश्व गुरु भारत बन रहा है। पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही थी कि ये किस तरह से मिशन सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अब ये मिशन कंप्लीट होने जा रहा है। पहली तस्वीर चांद से सामने आ गई। कितनी बड़ी चंद्र क्रांति इसको आप मान रहे हैं, और खासतौर से विज्ञान और तकनीक की दुनिया में कितना बड़ा ये कदम देखा जा सकता है। आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए कितनी बड़ी क्रांति होगी। ये बहुत बहुत बड़ी स्टेप फॉरवर्ड है, क्योंकि इसमें अगर आप इकोनॉमिक्स देखें, इसमें जो खर्चा है वो देखें, ये इतना कम खर्चे में हमने ये हमने यात्रा तय किया है कि इससे हम बहुत ज़्यादा और यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा इतना कम है। इससे पहले जितने भी चांद पे मिशंस हुए हैं, वो इंडिया से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा खर्चे पे हुआ है। और इसका मतलब यह है कि जो बाकी देश एक बार में चांद पे जा सकते हैं, हम उसमें उसी खर्चे में 5 बार जा सकते हैं चांद में। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो जो चांद पे माइनिंग हो सकता है, और जो भी हमने अभी तक जितने भी चीज़ें बताए हैं, जितने भी साइंटिफिक प्रयोग हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये सबके लिए हो सकता है। क्योंकि हमारे पास बजट कम था, इसरो के पास बजट कम था, सो जो कॉम्प्लेक्सिटी था इस मिशन का वो बाकियों से और ज़्यादा था। जैसे अगर आप रूस की बात कर रहे हैं, रूस का जो रॉकेट था वो बहुत बड़ा था, इसलिए वो सीधे पृथ्वी से चांद पे गया था और बहुत जल्दी पहुंचा था। ये अनफॉर्चुनेट है कि उनका फिर जो लैंडर था लूना, वो क्रैश कर गया। वो सबके लिए अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जो चंद्रयान ने किया, उसमें जो समय है वो ज़्यादा लगा, लेकिन खर्चा बहुत कम लगा। सो जो इकोनॉमिक्स है, साइंस का जो इकोनॉमिक्स है, वो इंडिया ने पूरा बदल डाला है। ये एक बहुत ही की पॉइंट है जो इस मिशन ने दिखाया है। इसके अतिरिक्त जो कॉन्फिडेंस पूरे देश में लाया है, दैट इज ऑफ ए डिफरेंट ऑर्डर ऑल टुगेदर। कभी लोगों को 10 साल 20 साल पहले ये यकीन नहीं होता था कि देश ऐसा एक यान भेज सकता है जो चांद पे लैंड कर सकता है बिना टूट के। ये दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। सो इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ स्पेस पे नहीं होगा, सिर्फ साइंस पे नहीं होगा जी। इसका जो इम्पैक्ट है वो मल्टीपल एरियाज में होगा। बिल्कुल। और अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो कतार में हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन में नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि कई मिशन हैं जो कतार में है। जल्दी ही सूरज पर भी आदित्य L1 भेजा जाएगा, गगनयान पर भी काम चल रहा है। यूके देवनाथ जी, अंतरिक्ष के लिए भारत का प्लान ऑफ एक्शन क्या है?
सवाल पूछा, क्योंकि चांद तो अब पहला कदम है, इसके बाद भारत बहुत आगे जाने वाला है। अभी भारत का जो अगला मिशन है, मिशन गगनयान के तहत हम ऑलरेडी 2 एयरफोर्स पायलट्स को सिलेक्ट कर चुके हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और अगर सब कुछ प्लानिंग के मुकाबले सही चलता रहा तो अगले 2-3 साल के अंदर ही भारत पहला मैन्ड मून मिशन, यानी मानव सहित हम लोग एक मिशन को चांद में उतारने वाले हैं। और उसके बाद गगनयान के सक्सेसफुल होने के बाद अगला मिशन रहेगा मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह। दुनिया के सारे देश, जितने साइंटिस्ट हैं, वो जानना चाहते हैं कि मंगल ग्रह में क्या हो रहा है, शुक्र ग्रह में क्या क्या सीक्रेट्स हैं। बिल्कुल। तो सब साइंटिस्ट की जो ये एक अभिलाषा है, उसको पूरी करने के लिए भारत ने ऑलरेडी मिशन प्लान कर लिया है। और शायद अगले 1 दशक के अंदर ही भारत का झंडा ना सिर्फ चांद पर वरन शुक्र ग्रह पर, मंगल ग्रह पर भी परचम लहराएगा। सबसे शानदार बात, भारत अब तैयारी में है कि हम एक अपना मिशन, हमारा सैटेलाइट सूरज तक भेजने वाले हैं। हाँ, सूरज इतना गर्म है कि वहां पर हमारा जो मिशन है, हमारा जो सैटेलाइट, वो लैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन सूरज के आसपास वो जब परिक्रमा करेगा तो सूरज का बहुत गहराई से अध्ययन करते हुए कई साइंटिफिक जो सीक्रेट्स हैं सूरज की, वो हमें बताएगा। यानी अगले कुछ दशक जो हैं, भारत एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज में जा रहा है। मैं तो देश के आज जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो बच्चे अभी 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए अगले 10, 20, 30 साल बहुत ही एक्साइटेबल होने वाले हैं। इन्हीं बच्चों में से कुछ IITs में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ के साइंटिस्ट बनेंगे। और शायद जब हमारा मिशन चांद से आगे शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह और सूरज तक जाएगा, तो इन्हीं में से कुछ बच्चे 10 साल, 20 साल के बाद आज इन्हीं स्पेस के जो कार्यक्रम हैं, उनको 2030, 2040, 2050 में एक रूप दे रहे होंगे। तो देश कितनी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। एक और चीज मैं बता दूं, ये भारत की कामयाबी है, लेकिन इसकी जो साइंटिफिक लर्निंग प्रोसेस है, जो हम डेटा आज गैदर करेंगे अगले 14 दिन में, हमारे साइंटिस्ट उस डेटा को रूस, अमेरिका, सब देशों के साइंटिस्ट के साथ शेयर करेंगे। हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो डेटा है, ये ना सिर्फ भारत वरन पूरे विश्व के मानव समाज के प्रगति के लिए एक बेस डेटा हम बना रहे हैं। आज की तारीख में नासा भारत की तरफ देख रहा है कि भारत भी अगले 7 दिन में, 14 दिन में इस डेटा को नासा के साथ शेयर करे, क्योंकि अब भविष्य में ऐसा होने वाला है कि जो भी लॉन्ग डिस्टेंस, हम तो शायद आज से 50 साल बाद इंटर गैलेक्टिक, यानी हमारी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक स्पेस मिशन लॉन्च करने वाले हैं। तो वो सिर्फ भारत और अमेरिका अकेले नहीं कर पाएंगे। भारत, रूस, जापान, इजराइल, सब देशों को मिलकर, संगठित होकर इंटर गैलेक्टिक, यानी हमारी गैलेक्सी से अगले गैलेक्सी तक जो मिशन लॉन्च करने वाले हैं 50, 60, 70 साल के बाद, उसके लिए तैयारी करनी है। तो ये पहला कदम है। जी बिल्कुल, विज्ञान के क्षेत्र में अभी बहुत स्कोप है, बहुत एक्सप्लोर अभी करना बाकी है, लेकिन शुरुआत हो गई है और भारत सबको एक दिशा दिखा रहा है और पूरी दुनिया भारत की ओर अब उम्मीद भरी निगाहों से देख भी रही है। हमारे साथ इस वक्त जय सोढ़ी जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। जय सोढ़ी सर, ये मानकर चलें कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल शुरू हो चुका है। जय हिंद वंदना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को और आपको हार्दिक मुबारकबाद देना चाहूंगा कि चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल हुआ। मैं इसरो के हर साइंटिस्ट और कर्मचारी को सलाम और नमन करना चाहूंगा कि उनकी कठोर मेहनत आज रंग लाई और ये मिशन इतना क्लॉकवर्क प्रिसीजन के साथ सफल हुआ। वंदना जी, आज जब शाम को सूर्य अस्त हुआ, तब भारत का उदय हुआ एक मेजर ग्लोबल स्पेस पावर के रूप में, और ये हर भारतीय नागरिक के लिए गर्व और गौरव की बात है। अगर हम देखें दुनिया में जितने बड़े देश हैं जो कि सैनिक शक्ति में आगे हैं, वो स्पेस पावर में भी आगे हैं। आज भारत ने उन देशों में एक मेंबरशिप ले ली है, क्योंकि ये स्पेस जो हमने अचीवमेंट की है, ये सिर्फ स्पेस के लिए नहीं, ये मानवता के लिए नहीं, ये हमारी सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा लाएगा।
तो जी। ये हर मायने में आज का जो ये सफल मिशन है, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है और ये आने वाले वक्त में भारत को एक महाशक्ति बनाने में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल, इसीलिए और बधाइयां रुक नहीं रही हैं। लगातार इसरो के वैज्ञानिकों को, देशवासियों को बधाइयां दी जा रही हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी बधाई दी है। सुनवाते हैं। चांद पर लहराया तिरंगा। लॉन्चिंग के 42 दिनों बाद चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक की लैंडिंग। चांद के इस हिस्से पर आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका है। कुछ दिनों पहले रूस भी चांद के उसी हिस्से पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया था। 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 भी असफल हो गया था। 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 भी असफल हो गया था। हमारे निराश वैज्ञानिकों को गले से लगाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका हौसला बढ़ाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसरो के वैज्ञानिकों को मन में जोश भरते हुए कहा था कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है और लक्ष्य को पाने तक रुकना नहीं है। इसरो के सभी वैज्ञानिकों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये कहना चाहूँगा कि स्काई इज नॉट द लिमिट। तो लगातार बधाइयां मिल रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, क्योंकि अभी पूरा जो मिशन है कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कह सकते हैं कि ये पहला चरण पूरा हुआ है और उसके बाद अब क्योंकि तस्वीरें वो सामने आएंगी जिससे कि चांद पर जो तमाम राज छुपे हुए हैं उनका खुलासा होगा। इसी पर चर्चा हम लगातार करें। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी, अब क्या माना जाए कि क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, चांद की सतह पर विक्रम लैंडर उतर चुका है, आगे क्या होगा? सर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। रिमांशु जी भी हमारे साथ हैं। रिमांशु जी सुन पा रहे हैं? रिमांशु जी के पास भी आवाज नहीं जा रही है। यूके देवनाथ सर, जी हाँ, हमने आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है? जो लैंडर है इसमें हमने कई सारे सेंसर्स भेजे हैं साथ में। एक सेंसर्स तो इसलिए भेजे हैं कि वो वहाँ जाके जो चांद की सतह पर जो सिस्मिक एक्टिविटी है, यानी उनके सतह पर जो मूवमेंट होती है, धरती में जैसे भूकंप आता है, उसको मेजर करेगा। दूसरा जो सेंसर हमने भेजा है अभी लैंडर में, वो चांद की जो सरफेस में जो टेम्परेचर पैटर्न है उसको स्टडी करेगा कि दिन में, रात में, जब सूरज चमक रहा होता है, जब सूरज नहीं चमक रहा होता है, तो सतह का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से बढ़ता है, उतरता है। तीसरा जो सेंसर हमने लगाया हुआ है, देखिए चांद में ऐसे तो हम कहते हैं कि वायुमंडल नहीं है, लेकिन जो लोअर स्ट्रेटा है वहां पर कुछ आयनिक पार्टिकल्स है, धूल, डस्ट, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं। तो हमने ऐसा भी एक सेंसर लैंडर में लगाया है जो कि इन आयनिक पार्टिकल्स की मूवमेंट को, दिशा, गति, उनका चार्ज वैल्यू कितना है उसको स्टडी करेगा। क्योंकि भविष्य में जो हम वहाँ जब भी मैन मिशन जाएंगे फिर से, तो वहाँ जो मनुष्य जाएंगे उस पर उन चार्ज पार्टिकल जो कि उसके रेयरिफाइड एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैंडर के साथ हमने एक आप कह लीजिए रिफ्लेक्टिव मिरर जैसा एक डिवाइस भेजा है, ताकि धरती पे जो साइंटिस्ट हैं वो चांद की उस वक्त दूरी धरती से कितनी है उसको बहुत एक्यूरेटली मेजर करेंगे। देखिए चांद जो है ना वो धरती से एक समान दूरी पर नहीं रहता। जैसे जैसे चांद धरती के आसपास चक्कर काटता है तो वो कभी थोड़ा दूर चला जाता है, कभी थोड़ा पास आता है। तो ये साइंटिस्ट के लिए, टेक्नीशियंस के लिए और इंजीनियर्स के लिए बहुत जरूरी है जानना कि चांद उस वक्त, उस समय पर एग्जैक्टली कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर दूर है धरती से। तो ये जो डिवाइस इंस्टॉल किया गया है, ये हमारे साइंटिस्ट को चांद की दूरी एग्जैक्ट मीटर्स और सेंटीमीटर्स में मेजर करने में हेल्प करेगी। ये तो सब इंस्ट्रूमेंट लगे हैं लैंडर में। एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसके बाद अगला फेस अगले कुछ घंटों में ही रोवर को भी उतारने वाले हैं। तो हमने काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं। रोवर लैंड करने के बाद अगले 14 दिन तक आस्ते आस्ते धीमी गति से चलता हुआ दाएं बाएं 500 मीटर के आसपास घूमेगा और वहां चांद की सतह पे जो डस्ट है
वहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनको स्टडी करेगा। तो वहाँ पर हमने अलग अलग तरह के डिवाइस लगाए हैं रोवर पर, जो कि चांद की सतह पे जो डस्ट है उनका स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट करेगा और उनको मैकेनिकली स्टडी करने के बाद, केमिकली स्टडी करने के बाद ये बताएगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं। जैसे कि हम सब बहुत उत्सुक हैं आज ये जानने के लिए कि चांद में हीलियम है, तो हीलियम 1, 2, 3, हीलियम 3 की बात हो रही थी। अगर हीलियम 3 चांद पे मिल जाता है तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भविष्य में हीलियम 3 जो है हो सकता है सोर्स ऑफ आने वाला अमृतकाल स्पेस के क्षेत्र में और समग्र भारत के भविष्य के लिए मंगल है, इसका ये द्योतक है। और 2018 में जो गगनयान का कार्यक्रम शुरू किया है वो भी ढेर सारी संभावनाओं को खड़ा करने वाला है। 2020 में स्पेस के क्षेत्र के सुधारों ने प्राइवेट प्लेयरों को जो जगह दी है वो भी हमारे मिशन को गति देगी। मैं इस मौके पर चंद्रयान 3 की पूरी टीम को बहुत मन से बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ और मोदी जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अमृतकाल की शुरुआत में ही चंद्रयान ने जो मंगलाचरण किया है उस सारे देश के लिए शुभम होगा, मंगल होगा, इसका हम सबको भरोसा है। फिर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है। उनका ये कहना है कि शुभ शुरुआत हो गई है। रिमांशु जी, लेकिन सवाल अभी भी यही कि साउथ पोल पर ही क्यों पहुंचे हम लोग, वहां से ऐसा क्या हासिल होने वाला है? साउथ पोल पे बेसिकली अभी तक कोई गया भी नहीं था, इसीलिए हमको कुछ भी पता नहीं था साउथ पोल के बारे में। हम जितनी भी लैंडिंग्स अभी तक कर चुके हैं, जितना भी एक्सप्लोरेशंस अभी तक कर चुके हैं, वो सारे के सारे इक्वेटर के पास हुए हैं। क्योंकि रोवर्स जो हैं बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा उन पोल्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो ये पहला एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें हम जो है पहली बार साइंस के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है कि हम एक ऐसा नया एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं जहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा। और साउथ पोल पे लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल भी था, क्योंकि वहाँ की टेरेन जो है, मतलब पहाड़ हैं, टेम्परेचर्स बहुत कम है, पूरा एनवायरनमेंट अलग है इक्वेटर के हिसाब से। तो वो एक मतलब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है जिसको मतलब इसरो ने बहुत ही बखूबी एग्जीक्यूट किया है। इतने सारे मॉड्यूल्स को साथ में चलाना और उसके हिसाब से मतलब पूरी प्रिसिशन के साथ उस लैंडिंग को अचीव करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। डिफ़िकल्ट था, लेकिन इसे हासिल किया है। और जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक काम कैसे चलेगा मोहम्मद अली शाह? इसलिए क्योंकि संभावनाएं अपार हैं। आज की तारीख में अभी आपके चैनल पे ही मैं बोला था, पिछले बार अभी मैं बताया कि जिस तरीके के 1999 में हिंदुस्तान ने टाइगर हिल पे झंडा लहराया था और जब ऑपरेशन के जा रहे थे उस टाइम पे कोई गारंटी नहीं थी क्या होने वाला है क्या नहीं, मगर वहां पे हमारा झंडा लहराया। बिल्कुल वही फीलिंग आई जैसे कि जब वहां के कमांडिंग ऑफिसर ने बोला था माय बॉयज हैव डन इट, हमारे जवानों ने वो झंडा वहां पे लहरा दिया है। उसी तरीके से हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे झंडा लहरा दिया है। तो ये ऐसी इतनी प्राउड फीलिंग। और वो मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक लेके बाहर निकला, जैसे मैं बाहर निकला मेरे को कम से कम 300 मैसेजेस आए। वो एक्सेप्ट इतना वायरल हो गया इंटरनेट पे, हर जगह पे वो शेयर हो रहा है, हर ग्रुप में। तो मैंने कहा ये होता है हिंदुस्तान का जज्बा, जो फीलिंग्स, जो हमारी भावना है, हम सब यूनाइट हो गए हैं, सबके सब। हिंदुस्तान जो ऑपोजिशन भी है सबके, आज की इसमें तो कोई नहीं बोलेगा, इसमें तो कोई नहीं बोलेगा, ना कोई बोल पाएगा, क्योंकि हम सब इसमें सारे देशवासियों को एक इकट्ठा एक साथ कर दिया है। एकता में ताकत है, देखिए कितनी ताकत है। और यहां से बाहर भी जो एनआरआई बैठे हैं, एनआरआई क्या, जो बाहर विदेशों में जो विदेशी हैं वो भी आज हिंदुस्तान के गीत गा रहे हैं। तो हिंदुस्तान, जब मैं अभी कुछ दिन पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा साहब के साथ गुफ्तगू में था, उनका इंटरव्यू किया मैंने, यूट्यूब पे है मेरे चैनल पर। तो उन्होंने बोला जब वो चांद पे गए थे, जब वो स्पेस पे गए थे, जब इंदिरा गांधी, जब उनने पूछा जब प्रधानमंत्री ने कि आपको हिंदुस्तान कैसा लगा ऊपर से, उन्हें वो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए सारे जहां से अच्छा, ये दिखा दिया, ये साबित कर दिया, ये केवल गीत में ही नहीं है कि हिंदुस्तान पहला मुल्क है जो रोड लेस ट्रैवल्ड साउथ पोल की तरफ गया है। हाँ, वो मैं मानता हूं मुल्क में पूरे दुनिया में चौथा मुल्क होगा जो चांद की तरफ गया, लेकिन आप देखिए साउथ पोल, किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक।
आपको मैं एक हल्का सा एग्जाम्पल देता हूँ वंदना जी, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, और मैं टेक्निकल बात नहीं करूंगा, नॉन टेक्निकल बात करूंगा, ताकि हर कोई जो हमें सुन रहा है कनेक्ट कर पाए यहाँ से। डार्क रूम एक गेम था बचपन में हम खेले, डार्क रूम, अंधेरे में आप ढूंढ रहे हैं अंदाजे से, आप देखिए साउथ पोल में रोशनी नहीं, यहाँ सूरज की किरणें नहीं आती हैं, मगर वहाँ पे वो जगह ऐसी है जहाँ पे पानी, जैसे कि हमारे एक भाई ने बताया, वहाँ पे पानी मिनरल के तौर पे, लिक्विड फॉर्म में नहीं, मिनरल के तौर पे वहाँ पे पाया गया था। तो और अक्सर हम लोग सोचते हैं कि बाहर किसी प्लैनेट में एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं, बाहर किसी प्लैनेट में लाइफ होती है नहीं होती है, पानी मिलता है नहीं मिलता है, ऑक्सीजन होता है, हम सोचते हैं अक्सर ऐसा। यहाँ पे इतनी अच्छी रिसर्च होगी, आइए सारे के जो साइंटिस्ट हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोहम्मद अली शाह, क्योंकि बचपन से जो सवाल हमारे जहन में रहते हैं कि ये हम जो आसमान में देखते हैं चांद क्या है, चांद पर ऐसी क्या चीजें हैं, क्या वहां पर जीवन संभव है, उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन आज जो इसरो के वैज्ञानिकों ने जीत हासिल की है, पूरे देश को गौरवान्वित किया है, उसके लिए बधाइयां लगातार सामने आ रही हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी बधाई दी है, सुनिए। चांद पर लहराया तिरंगा लॉन्चिंग के 42 दिन बाद चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक की लैंडिंग। चांद के इस हिस्से पर आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका है। कुछ दिनों पहले रूस भी चांद के उस हिस्से पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 भी असफल हो गया था। हमारे निराश वैज्ञानिकों को गले से लगाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका हौसला बढ़ाया था। प्रधानमंत्री जी ने इसरो के वैज्ञानिकों के मन में जोश भरते हुए कहा था, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है और लक्ष्य को पाने तक रुकना नहीं है। इसरो के सभी वैज्ञानिकों और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर बस इतना ही कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्काई इज नॉट द लिमिट। अशोक ध्यानचंद जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, और बधाई आपको भी चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए। जी, ये बधाई सारे देश के लिए है। विश्व पटल पर भारत ने चंद्रयान के द्वारा चंद्रमा पर जो एक कदम रखा है, अपना चंद्रयान हमारा वहां पर उतर रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि हम भारतीय होने के नाते इस सफलता को बहुत ही एक इस गौरवशाली क्षण के रूप में लेते हैं, जिसमें हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित होता है। मैं खिलाड़ी के रूप में कह सकता हूँ कि ये चंद्रयान जब चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमने जो वर्ल्ड कप में इस वक्त जीत हासिल करी थी, और वो क्षण अशोक जी की आवाज नहीं आ पा रही है। यूके देवनाथ सर, अब आगे भारत क्या करने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे मिशन है जो अभी चल रहे हैं, जो कतार में है, जो अभी पाइपलाइन में है। चाहता है कि वो दुनिया में जहां तक स्पेस रिसर्च की बात है, अंतरिक्ष के मामले में अग्रणी देशों से एक हो। हम चाहते हैं कि दुनिया में हम भी वही करें जो कि रूस कर चुके हैं, अमेरिका कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो अंदाज है वो थोड़ा अलग है। हम एक चीज तो बता दें दर्शकों को कि हमने नासा के मुकाबले 1/10 यानी 1/10 कॉस्ट पे इसको अचीव किया है। दूसरी बात, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, देखिए आज तो हम रोवर की बात कर रहे हैं, लैंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ भारत में जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, हमने जैसे लॉन्चिंग पैड बनाए हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जो कि इन सब सुविधाओं को दूसरे देशों को मुहैया कराने के लिए तैयार है। दुनिया में काफी सारे देश हैं जो कि अपने यहाँ छोटे छोटे सैटेलाइट बना रहे हैं। महजन मैं आपको बताता हूं, इंडोनेशिया छोटा सा सैटेलाइट बना रहा है, साउथ अफ्रीका छोटा सा सैटेलाइट बना रहा है। आज भारत ने इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इन सबको इनवाइट किया है कि आइए भारत के स्पेस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। और भारत ने स्पेस प्रोग्राम के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लॉन्चिंग पैड डेवलप किए हैं, स्पेस में सैटेलाइट ट्रैक करने के लिए जो रेडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, आप आइए, दुनिया के सारे देश भारत में आके उन सुविधाओं का आनंद लीजिए। समथिंग टू बी एंजॉयड।
और मैं सबसे अच्छी बात बताता हूं कि जो आज हम सीख रहे हैं, भारत इस जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आज, भारत इसको सीक्रेट हमारे पास छुपा के नहीं रखेंगे। हम दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनके साथ इस डेटा को शेयर करेंगे, क्योंकि जब हम इस डेटा को शेयर करेंगे तभी जापान में बैठा हुआ एक मैथमेटिशियन, इजराइल में बैठा हुआ एक भूवैज्ञानिक, और हो सकता है दक्षिण अफ्रीका में बैठा हुआ एक फिजिशियन उस डेटा से एक यूजफुल एनालिसिस निकालकर एक रिसर्च पेपर लिखेगा। भारत के लिए कितनी गौरव की बात है कि भारत के चंद्रयान मिशन से जो डेटा हमें मिली, उस डेटा को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उससे एक निष्कर्ष निकालने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी साइंटिफिक और बौद्धिक अचीवमेंट है जी। बिल्कुल जय सोढी साहब, इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अमृत काल का ये जो शुभ अवसर इस वक्त चल रहा है, उसकी शुरुआत में ही इतनी बड़ी उपलब्धि मिलना, ये शंखनाद है विकसित भारत का। बिल्कुल वंदना जी, इतना अच्छा शुभारंभ हमारे अमृत काल का हुआ, ये हर भारतीय नागरिक के लिए कितने फख्र की बात है। ये चीज दर्शाती है कि हम निश्चित तरीके से 2047 में एक विकसित देश होंगे, और ये जो अमृत काल का समय होगा, इसमें हर भारतीय नागरिक भारत के लिए दिल से मेहनत करेगा ताकि भारत का नाम हमेशा ऊंचा रहे और भारत 2047 में एक विकसित देश बने। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये जो सफल चंद्रयान 3 मिशन हुआ है, इससे कई और दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि जो हमने स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतनी अच्छी तरह तैयार किया है, ये आने वाले समय में हमें और उपलब्धियां देगा, क्योंकि अब जो राह है वो थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि हमें इतनी बड़ी सफलता मिल चुकी है। वंदना जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अगले 12 से 13 साल भारत के लिए बड़े तनावपूर्ण है, क्योंकि चीन के मंसूबे भारत की तरफ ठीक नहीं है। 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था, 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में, उसमें एक जंग का जिक्र है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत में अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो ये जो आने वाला एक दशक है, 15 साल है, इसमें भारत अपनी सैनिक शक्ति में जो इजाफा कर रहा है, उसमें ये जो इतना सफल चंद्रयान 3 मिशन हुआ है, ये एक अहम भूमिका निभाएगा, और इस मिशन के बाद हम कई ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जैसे कि भारत की सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा आएगा। बिल्कुल रिमांशु जी, क्योंकि भारत ने इतनी बड़ी ये फतह हासिल की है, इससे ये भी उम्मीद की जा रही कि बहुत से ऐसे मिथक हैं जो चांद को लेकर हम सबके मन में हैं, वो मिथक भी टूटेंगे। बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अभी तक पानी की खोज कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि पानी है या नहीं है, और हम साउथ पोल पे कभी गए नहीं, तो हमें इस चीज़ का अनुमान तो था, पर मतलब इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं था कि हमारे पास पानी है नहीं। पर अब जो ये लैंडर जो है, जब ये पहुंच गए साउथ पोल पे, तो हम ठोक बजा के कोई कह सकते हैं कि वहाँ पानी है या नहीं है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर भी वैज्ञानिकों को बधाई दी। हालांकि इससे पहले उन्होंने पूरे देश के नाम संबोधन दिया, उसमें भी उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी हैं, लेकिन फोन पर जब वो बातचीत कर रहे थे वो सुनवाते हैं। जी, आपका तो नाम सोमनाथ, और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए, और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। इतिहास रच दिया गया है, भारत का तिरंगा चांद पर लहरा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से गर्व का जो लम्हा है वो बन गया है और हर भारतीय के चेहरे पे गर्व है, आपका पहला रिएक्शन? नहीं, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि हर भारतवासी को गर्व भी महसूस होता है, उसका स्वाभिमान भी बढ़ा, उसमें सेंस ऑफ एस्टीम भी आई, उसमें हौसला बढ़ा, कॉन्फिडेंस हुआ और उसने इसको ओन किया, जैसा पहले नहीं होता था। पहले भी कई बार मिशन जाते रहते थे और उसके लिए उसका कारण ये था कि बहुत समय तक हमारा ये विभाग गोपनीयता के अनावश्यक पर्दे में काम करता रहा। मोदी जी ने एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया, पुरानी बंदिशों को तोड़ दिया, श्रीहरिकोटा के फाटक खोल डाले। 14 जुलाई को जब इसका लॉन्चिंग हुआ तो 1000 से अधिक मीडिया पत्र वहाँ प्रत्यक्ष रूप पर मौजूद थे और आप अंदाज़ा करिए कि ये वही मीडिया पत्र थे जिनको पहले अंदर झांकने तक की अनुमति नहीं थी। तो आज ये नतीजा है कि समाज का हर वर्ग इसे अपना मिशन समझ रहा है और उन्हें लग रहा है कि भारत का जो अमृत काल में जो प्रगति है, जो उस शिखर पटल पर पहुंचने की यात्रा है, उसका प्रतीक बन गई है ये मिशन और प्रमाणित तौर पर इसने उसको सिद्ध भी किया कि हम में अब उस तरह की क्षमता भी है, काबिलियत भी है और प्रतिभा भी है। सर, आखिरी के 15 मिनट जो बहुत अहम होते हैं और हर किसी की निगाह इसरो के लाइव स्ट्रीम पे थी, आप भी बार बार समय देख रहे थे, क्या कुछ मन में चल रहा था? नहीं, वो उसमें केवल इतना है कि हम जैसे लोग जो मिशन से बहुत नज़दीक से जुड़े हैं तो वो जैसे आप मित्रों को उसका वो दुविधा नहीं रहती क्योंकि हमें समय सारणी का थोड़ा सा दबाव रहता है क्योंकि आखिरी क्षणों में जब ये 300-400 किलोमीटर से नीचे आता है तो फिर ये इसकी 2 इंजन बंद हो जाते हैं। 6000 किलोमीटर से इसकी स्पीड घटते 200-300 किलोमीटर हो जाती है और आखिर के जो 150 या 100 मीटर का फासला रहता है तो धरती से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। फिर वो अपने सेंसर, अपने कैमरा, जैसे कि पायलट बोलता है लैंडिंग, तो ये विक्रम का विवेक बोलेगा गो नो गो, तो वो थोड़ा सा क्षण जो लोग इससे जुड़े हैं वो उसको बड़े नज़दीक से देखते हैं लेकिन कोई असमंजस का सिग्नल नहीं आया। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि तो आपने सुना जितेंद्र सिंह हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा भारतीयों के लिए गर्व का माहौल है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ आरजे सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। Thank you, Adharaniya Pradhan Mantriji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3 is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. वसुधैव कुटुंबकम की सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं।
मोहम्मद अली शाह, क्योंकि जब हम सब मिलकर देख रहे हैं कि देश के सामने इतिहास रचा जा रहा है, हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं, तो एक अलग गर्व का अनुभव होता है और पूरा देश आज जोश में है, क्योंकि एक अलग जज्बा जो हमारे वैज्ञानिकों ने हम सबके सामने रखा, सबका हौसला बढ़ा है इससे। बिल्कुल वंदना जी, बिल्कुल आज पूरा देश जोश में है, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया भी जोश में है। वो देख रही है कि हिंदुस्तान का झंडा का परचम लहरा रहा है, हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर भी, चांद पे। आप ये देखिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब आप खुद देखिए, हर कोई आज दाग देता है हिंदुस्तान की। पीपल स्वेयर आवर कंट्री, सो वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियन। हम बोलते हैं कि भाई हम भारतवासी हैं। जैसे कि कार्तिक शर्मा साहब ने अभी बोला है कि स्काई इज नॉट द लिमिट, स्काई से भी ऊपर जितना हम सोच सकते हैं उससे भी कहीं आगे ज्यादा जाए हिंदुस्तान। तो ये दिखा दिया है। और बिल्कुल हूबहू जब ये विक्रम लैंडर लैंड कर रहा था, वो क्षण हम सब के लिए दिल थाम के हम बैठ के यूं देख रहे थे, सबके सब। वहां पे साइंटिस्ट भी आपने देखा वर्चुअली, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहां पे बैठ के, सब कोई, हर कोई दिल थाम के बैठा हुआ था, सबकी सांसें रुकी हुई थी कि भाई क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इसीलिए मैं इसको कोरिलेट करता हूं एक फौजी होते हुए होने के नाते। 1999 में जब हमारी ट्रूप्स कारगिल वॉर लड़ रही थी, जब हमारे ये दस्ते, हमारे बहादुर जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह ना कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर दुश्मनों के आगे कूद पड़े थे, उस टाइम पे भी अंधेरे में गए थे ऊपर चढ़ान। खून दमा जमा देने वाली ठंड, हड्डियां जमा देती हैं वैसी ठंड, उस पे जब चढ़े ऊपर रात को, और सुबह को जब हमारा झंडा वहां पे लहराया टाइगर हिल पे, कई चोटियों पे, तो जो फीलिंग हमारे अंदर आई, बिल्कुल हूबहू मैं कहूंगा वही फीलिंग, और यहाँ पे पूरी दुनिया देख रही थी, हूबहू वही फीलिंग थी। मैं कोरिलेट करूंगा इससे। बिल्कुल तो, देश प्रेम का जज्बा हो तो हर सपना साकार होता है, पूरी दुनिया मुट्ठी में होती है, और यही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि संकल्प से सिद्धि का ये सफर तय हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर भारत ने वो फतेह हासिल की है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। भारत विश्व गुरु बन रहा है, और आगे आगे देखिए होता है क्या।